उस शाम साहूकार फिर आया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ब्याज बढ़ गया है सिया, अब पैसे से काम नहीं चलेगा। उसकी आंखों की गंदगी सिया ने साफ देख ली। सिया ने बिना कापे कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। साहूकार हंसा, कुछ न कुछ तो हर औरत के पास होता है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सिया का दिल नहीं, उसका आत्मसम्मान कांप गया। उसी रात जब आसमान पर बादल नहीं, डर छाया था, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज अलग थी, नर्म लेकिन भारी। सिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, साफ कपड़े, सीधी नजर और आवाज में अजीब ठहराव। मैं अभय प्रताप राठौड़ का प्रतिनिधि हूं। नाम सुनते ही सिया का कलेजा सिहर गया। अभय राठौड़, राज्य का सबसे प्रभावशाली आदमी, जिसके बारे में कहा जाता था वो जो चाहे खरीद सकता है। बैठक में सिर्फ एक कागज रखा गया। सिया ने पढ़ा, 6 महीने के लिए कानूनी विवाह, बदले में पिता का पूरा इलाज, सारा कर्ज खत्म और सिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी। सिया के हाथ कांपने लगे। 6 महीने? क्यों? आदमी बोला, क्योंकि साहूकार तुम्हें खरीदने की सोच रहा है और अभय राठौड़ किसी को बिकते नहीं देखता। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन मैं सौदा नहीं हूं। आदमी ने सिर झुकाया। यही वजह है कि यह सौदा नहीं है। सिया पूरी रात पिता के पास बैठी रही। पिता बुदबुदाए, अगर मैं बोझ बन गया हूं तो। सिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप बोझ नहीं हैं, आप मेरी वजह हैं। सुबह होने से पहले सिया ने फैसला कर लिया। वो टूटी नहीं थी, वो लड़ रही थी। शादी एक सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। ना शोर, ना रिश्तेदार, ना सिंदूर की खुशी, बस एक दस्तखत और एक लड़की जो अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना रही थी। अभय राठौड़ सामने खड़ा था, ऊंचा कद, सफेद बाल और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे बहुत कुछ खो चुका हो। उसने बस इतना कहा, डरो मत सिया, यह रिश्ता तुम्हें बांधने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। सिया ने पहली बार महसूस किया, हर ताकतवर आदमी जालिम नहीं होता। रात को कमरे में 2 लोग थे, लेकिन कोई पति पत्नी नहीं। अभय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरी पत्नी 8 साल पहले मरी थी। तब से ये घर घर नहीं रहा। सिया चुप रही। अभय बोला, 6 महीने बाद तुम आजाद हो, लेकिन इन 6 महीनों में तुम मेरी कैद नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। उस रात कोई शर्त नहीं टूटी, कोई मर्यादा नहीं गिरी। बस 2 जिंदगियां धीरे धीरे सांस लेना सीख रही थी। सुबह की पहली धूप जब हवेली की खिड़कियों से भीतर आई तो दोस्तों बहुत समय की पुरानी बात है। बरसों बाद भी गांव की वो गली वैसी ही थी। कीचड़, सन्नाटा और दीवारों पर टंगे सवाल। गली के आखिरी घर में बैठी थी सिया। उम्र मुश्किल से 22, लेकिन आंखों में थकान किसी 50 साल की औरत जैसी। हाथ में पिता की दवाइयों की पर्ची थी, जिस पर लाल स्याही में लिखा था, इलाज तुरंत जरूरी है। पिता, जो कभी गांव के सबसे ईमानदार मास्टर थे, आज बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। सिया की मां उसे बचपन में ही छोड़ गई थी और समाज ने सिया को, लड़की है, ज्यादा पढ़ा दी, अकेली है, नजर रखो, बाप बीमार है। अब कौन पूछेगा, हर ताना उसे रोज चुभता था। उस शाम साहूकार फिर आया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ब्याज बढ़ गया है सिया, अब पैसे से काम नहीं चलेगा। उसकी आंखों की गंदगी सिया ने साफ देख ली। सिया ने बिना कापे कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। साहूकार हंसा, कुछ न कुछ तो हर औरत के पास होता है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सिया का दिल नहीं, उसका आत्मसम्मान कांप गया। उसी रात जब आसमान पर बादल नहीं, डर छाया था, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज अलग थी, नर्म लेकिन भारी। सिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, साफ कपड़े, सीधी नजर और आवाज में अजीब ठहराव। मैं अभय प्रताप राठौड़ का प्रतिनिधि हूं।
नाम सुनते ही सिया का कलेजा सिहर गया। अभय राठौड़, राज्य का सबसे प्रभावशाली आदमी, जिसके बारे में कहा जाता था वो जो चाहे खरीद सकता है। बैठक में सिर्फ एक कागज रखा गया। सिया ने पढ़ा, 6 महीने के लिए कानूनी विवाह, बदले में पिता का पूरा इलाज, सारा कर्ज खत्म और सिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी। सिया के हाथ कांपने लगे। 6 महीने? क्यों? आदमी बोला, क्योंकि साहूकार तुम्हें खरीदने की सोच रहा है और अभय राठौड़ किसी को बिकते नहीं देखता। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन मैं सौदा नहीं हूं। आदमी ने सिर झुकाया। यही वजह है कि यह सौदा नहीं है। सिया पूरी रात पिता के पास बैठी रही। पिता बुदबुदाए, अगर मैं बोझ बन गया हूं तो। सिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप बोझ नहीं हैं, आप मेरी वजह हैं। सुबह होने से पहले सिया ने फैसला कर लिया। वो टूटी नहीं थी, वो लड़ रही थी। शादी एक सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। ना शोर, ना रिश्तेदार, ना सिंदूर की खुशी, बस एक दस्तखत और एक लड़की जो अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना रही थी। अभय राठौड़ सामने खड़ा था। ऊंचा कद, सफेद बाल और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे बहुत कुछ खो चुका हो। उसने बस इतना कहा, डरो मत सिया, यह रिश्ता तुम्हें बांधने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। सिया ने पहली बार महसूस किया, हर ताकतवर आदमी जालिम नहीं होता। रात को कमरे में 2 लोग थे, लेकिन कोई पति पत्नी नहीं। अभय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरी पत्नी 8 साल पहले मरी थी। तब से ये घर घर नहीं रहा। सिया चुप रही। अभय बोला, 6 महीने बाद तुम आजाद हो, लेकिन इन 6 महीनों में तुम मेरी कैद नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। उस रात कोई शर्त नहीं टूटी, कोई मर्यादा नहीं गिरी। बस 2 जिंदगियां धीरे धीरे सांस लेना सीख रही थी। सुबह की पहली धूप जब हवेली की खिड़कियों से भीतर आई तो सिया को पहली बार एहसास हुआ, वो अब सिर्फ सिया नहीं रही, अब उसके नाम के साथ जुड़ चुका था राठौर। हवेली बड़ी थी, कमरे ऊंचे, दीवारें मोटी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें अजन भी लगे। काम करने वाली औरतें सिर झुकाकर बोली, रानी साहिबा। सिया को यह शब्द चुभा, क्योंकि वो जानती थी सम्मान नहीं, जिज्ञासा झुक रही है। नाश्ते की मेज पर अभय शांत बैठे थे। अखबार खुला था, लेकिन उनकी आंखें खबरों पर नहीं, किसी बीते समय पर टिकी थी। सिया ने हिम्मत करके पूछा, आपने ये सब क्यों किया? अभय ने अखबार मोड़ दिया, क्योंकि 8 साल पहले मैंने एक औरत को नहीं बचाया था। सिया चुप हो गई। उस दिन भी समाज चुप था। आज मैं नहीं रह सकता। हवेली के बाहर दुनिया और भी बेरहम थी। गांव में बातें फैलने लगी, छोटी उम्र में बड़ा घर, जरूर कोई कहानी है। 6 महीने की शादी, ये तो तमाशा है। सिया जब पहली बार बाजार गई, नजरों ने कपड़ों से ज्यादा उसकी आत्मा को टटोला। एक औरत फुसफुसाई, इतनी जल्दी रानी बन गई। सिया ने कदम नहीं रोके, लेकिन दिल ने पहली चोट खाई। पिता का इलाज शुरू हो चुका था, शहर के बड़े अस्पताल में, जहां सफेद दीवारों के बीच उम्मीद सांस लेती है। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा नहीं है। सिया की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, अगर ये गलत भी है तो किसी की जान से बड़ा क्या। एक शाम अभय ने कहा, कल प्रेस मीट है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सिया घबरा गई, लोग सवाल करेंगे। अभय की आवाज सख्त नहीं थी, लेकिन मजबूत थी। औरत अगर सवालों से भागे तो समाज जवाब नहीं देता। प्रेस मीट में कैमरे चमक रहे थे। एक पत्रकार ने तीखा सवाल दागा, सर, क्या ये शादी मजबूरी थी या सौदा? सिया का दिल तेज धड़कने लगा। अभय कुछ बोलते उससे पहले सिया खड़ी हो गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तेज। अगर किसी औरत का फैसला किसी की जान बचा ले तो उसे सौदा कहना आपकी सोच का सौदा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार सिया ने महसूस किया, डर कमजोरी नहीं, खामोशी होती है। उस रात अभय ने कहा, तुम बदल रही हो,
सिया ने उत्तर दिया, नहीं, मैं बस याद कर रही हूं कि मैं कौन हूं। लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है। अभय के राजनीतिक दुश्मन सक्रिय हो गए। अखबारों में हेडलाइन आई, 6 महीने की पत्नी, सत्ता की नई चाल। सिया ने अखबार मोड़ दिया। उसने अभय से कहा, अगर मेरी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अभय ने पहली बार सिया की ओर देखा, सिर्फ देखा, बोले नहीं। फिर कहा, अगर हर औरत अपने सच से डरने लगे तो झूठ राज करेगा। उसी रात सिया ने फैसला किया, वो सिर्फ नाम नहीं बनेगी, वो काम बनेगी। अगले दिन उसने हवेली के एक कमरे को पढ़ने की जगह में बदल दिया। गांव की लड़कियां आने लगी, डरी हुई, चुप, लेकिन उम्मीद से भरी। सिया उनसे कहती, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, और अगर मैं खड़ी हूं तो तुम भी खड़ी हो सकती हो। हवेली में पहली बार हंसी की आवाज गूंजी। लेकिन बाहर तूफान तैयार हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग औरतों को उठते नहीं देख सकते। सिया ने कभी अभय से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि कुछ सन्नाटे सवाल नहीं मांगते, बस भरोसा चाहते हैं। लेकिन उस रात, जब हवेली की बिजली चली गई और अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी, अभय खुद बोल पड़ा, तुम जानती हो, मैं ताकतवर बनने से पहले बहुत डरपोक था। सिया चौंक गई। अभय और डर? अभय ने खिड़की से बाहर देखा। बिजली चमकी, और उसके साथ यादें। मैं किसान का बेटा था, ईमानदार, बेवकूफ सा। उसके पिता गांव के सरपंच थे, और उसकी मां सबको जोड़कर रखने वाली औरत। लेकिन गांव की राजनीति हमेशा खून मांगती है। अभय की शादी मालविका से हुई थी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और सवाल पूछने वाली। मालविका ने कहा था, अगर राजनीति करनी है तो साफ करनी होगी। अभय ने उसकी बात मानी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ठेके का घोटाला सामने आया, जिसमें बड़े लोगों के नाम थे। मालविका ने सबूत जुटाए और अभय को कहा, अगर अब चुप रहे तो उम्र भर चुप रहना पड़ेगा। अभय डरा, हमारे पास ताकत नहीं है। मालविका मुस्कुराई थी, सच सबसे बड़ी ताकत है। जिस रात मालविका ने प्रेस को सबूत देने का फैसला किया, उसी रात वो उसी कमरे में मरी पाई गई। सरकारी बयान आया, आत्महत्या। लेकिन अभय जानता था, मालविका हार मानने वाली औरत नहीं थी। अभय ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता है, केस दबा दिया गया, गवाह बदल गए, और सच फाइलों में दम तोड़ गया। उस दिन के बाद अभय बदल गया। वो आदमी जो कभी सच के लिए लड़ता था, अब सिस्टम के भीतर घुस गया। मैंने तय किया, अभय बोला, अगर गंदगी हटानी है तो पहले गंदा होना पड़ेगा। वो ऊपर चढ़ता गया, पैसा, रसूख, नाम। लेकिन हर रात उसी कमरे में मालविका की आवाज गूंजती, डरो मत अभय। अभय की आंखें नम थी। जिस दिन मैंने सुना कि एक साहूकार एक लड़की को मजबूर कर रहा है, मुझे मालविका याद आ गई। सिया का दिल कस गया। मैं तुम्हें बचाकर उसे बचाना चाहता था। सिया ने धीरे से पूछा, तो ये शादी? अभय ने सिर झुका लिया। प्रायश्चित है, और शायद आखिरी मौका। उस रात सिया रोई नहीं। उसने पहली बार समझा, अभय निर्दयी नहीं, टूटा हुआ आदमी है। और टूटे लोग या तो दूसरों को तोड़ते हैं या खुद को जोड़ते हैं। अगली सुबह सिया ने एक फैसला किया। अब वो सिर्फ किसी की सुरक्षा नहीं बनेगी, वो अभय की ढाल बनेगी। क्योंकि वो जान चुकी थी, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। लेकिन जैसे ही अभय का अतीत बाहर आने लगा, दुश्मनों ने अगला वार तय कर लिया। और इस बार निशाने पर सिर्फ अभय नहीं, सिया थी। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी, जैसे किसी मौत का इंतजार हो। सिया ने गेट से बाहर झांका तो कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। मैडम, क्या आप सौदे की गवाह हैं? क्या आपने अभय राठौर को ब्लैकमेल किया? क्या ये शादी सिर्फ ढाल थी? हर सवाल एक थप्पड़ था। अंदर अभय चुपचाप बैठे थे। हाथ में गिरफ्तारी का नोटिस था।
उन पर आरोप था पुराने ठेके के घोटाले में सबूत छुपाने का। सिया समझ गई, ये हमला राजनीति का नहीं, डर का था। पुलिस आई, हथकड़ी बढ़ाई गई। अभय ने सिया की ओर देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी। अगर दबाव पड़े तो पीछे हट जाना। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस रात आप मेरे सामने खड़े हुए थे तब भी पीछे हट सकते थे। आप नहीं हटे तो अब मैं क्यों हटूं? अभय को ले जाया गया। हवेली खाली नहीं हुई, लेकिन अनाथ हो गई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी, सौदे की पत्नी, साजिश की साथी। क्या अभय राठौर की कमजोरी बनी एक लड़की? सिया ने अखबार जलाया नहीं। उसने पढ़ा, हर शब्द को देखा और खुद से कहा, अब चुप रहना अपराध होगा। कोर्ट में पहली पेशी थी। सिया अकेली पहुंची। कोई नेता नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बस सफेद साड़ी और सीधी पीठ। वकील ने सवाल किया, आपने अभय राठौर से 6 महीने की शादी क्यों की? सिया खड़ी हुई, क्योंकि समाज ने मुझे 6 मिनट भी इससे जीने नहीं दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। क्या यह सच है कि इस रिश्ते से आपको आर्थिक लाभ हुआ? सिया ने कहा, हां, एक आदमी की जान बची। क्या यह लाभ नहीं होता? फिर सबसे गंदा सवाल आया, क्या आपने अपनी मजबूरी को सीढ़ी बनाया? सिया की आवाज पहली बार ऊंची हुई। अगर मजबूरी अपराध है तो इस देश की आधी औरतें अपराधी हैं। पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। जज ने हथौड़ा बजाया। तभी सिया ने एक और कदम बढ़ाया। उसने फाइल खोली। माय लॉर्ड, ये वे दस्तावेज है जो मेरी सास मालविका राठौड़ मरने से पहले छुपा कर गई थी। पूरा कोर्ट हिल गया। दस्तावेजों में नाम थे, बड़े लोग, बड़ी कुर्सियां। अचानक केस पलट गया। अब सवाल यह नहीं था कि अभय दोषी है या नहीं। सवाल यह था कि कौन डर रहा है। जज ने कहा, अभय राठौर को अस्थायी जमानत दी जाती है। सिया की आंखें भर आई, लेकिन वो रोई नहीं। अभय बाहर आया, कमजोर लेकिन टूटा नहीं। उसने सिया से कहा, तुम जानती हो अब ये लड़ाई लंबी होगी। सिया मुस्कुराई, मैं पहली बार लंबी लड़ाई के लिए डरी नहीं हूं। लेकिन कहानी यहां आसान नहीं हुई, क्योंकि जब सच सामने आता है तो आखिरी वार चरित्र पर होता है और अगला हमला सीधे सिया की मां बनने की खबर पर होने वाला था। खबर सुबह नहीं आई थी, तूफान बनकर आई थी। अभय राठौर की पत्नी गर्भवती। क्या यह रिश्ता शुरू से छल था? टीवी स्क्रीन पर बहस चल रही थी। एंकर चिल्ला रहे थे, मेहमान उंगली उठा रहे थे और सिया हवेली के मंदिर में चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ पेट पर थे और आंखें बंद। ये डर नहीं था, ये चिंता थी, उस बच्चे के लिए जो अभी दुनिया में भी नहीं आया और पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अभय ने टीवी बंद कर दिया। पहली बार वो पूरी तरह टूटे हुए लग रहे थे। अगर तुम चाहो तो मैं प्रेस को सब बता दूंगा, उन्होंने कहा। सिया ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार जवाब मैं दूंगी। गांव में पंचायत बुलाई गई। खुले मैदान में, जहां कभी फैसले तलवार से होते थे, आज शब्दों से हो रहे थे। सिया सफेद साड़ी में पहुंची, ना राठौर की बहू बनकर, ना नेता की पत्नी बनकर, एक औरत बनकर। एक आदमी बोला, तुम्हारा अतीत साफ नहीं है। सिया ने उसकी ओर देखा। किसका अतीत साफ होता है? मर्दों का, जो सवाल नहीं झेलते। दूसरा बोला, इस बच्चे पर समाज उंगली उठाएगा। सिया की आवाज शांत थी। समाज ने मुझ पर भी उठाई थी, मैं फिर भी खड़ी हूं। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आई, कांपती आवाज में बोली, बेटी, अगर तू गलत नहीं है तो डर क्यों? सिया ने सिर झुकाया। डर मुझे अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए है जो एक औरत के अतीत की सजा भुगतने वाला है। पूरा मैदान चुप हो गया। अभय खड़े हुए। पहली बार उन्होंने राजनीति की भाषा नहीं बोली। अगर विरासत खून से तय होती है तो ये समाज खोखला है। मेरी विरासत साहस से चलेगी। तभी सिया ने आखिरी बात कही, मैं मजबूरी में 6 महीने की पत्नी बनी थी, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से इस बच्चे की मां हूं।
अगर ये समाज मुझे दोषी ठहराता है तो ये समाज अपने बेटों से सवाल करे, मेरे बच्चे से नहीं। कुछ पल बाद वही बुजुर्ग औरत सिया के पास आई। उसके सिर पर हाथ रखा। हमसे गलती हुई थी बेटी, आज तूने हमें आईना दिखाया। एक एक करके लोगों ने सिर झुकाया। साल बीते, अभय पूरी तरह बरी हुए। राजनीति छोड़ी और एक ट्रस्ट बनाया जो औरतों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता था। सिया ने लड़कियों का स्कूल खोला। नाम रखा निर्णय। उनका बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया आरव, जिसका अर्थ है जो रास्ता खुद बनाए। सालों बाद आरव ने मां से पूछा, लोग कहते हैं आप बहादुर हैं, क्या आप कभी डरी थी? सिया मुस्कुराई। डरती तो थी, लेकिन डर के साथ चलना सीख लिया था। एक शाम सिया और अभय उसी कमरे के सामने खड़े थे जहां ये सब शुरू हुआ था। अभय बोले, अगर उस दिन तुम मना कर देती, सिया ने बात पूरी की, तो शायद कई औरतें आज भी चुप रहती। कमरे पर ताला लगा दिया गया। अंतिम संदेश, औरत की पहचान उसकी मजबूरी नहीं, उसका फैसला तय करता है। कहानी समाप्त।